Hello everyone, my name is Mosmi. How are you all? Good. So आज मैंने एक आरआरबीपीओ का मॉक टेस्ट दिलाया था और मुझे अभी बस मैं देख रही हूँ आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले ही एंड मुझे अभी इसमें मिले हैं मार्क्स 50.25। मतलब 3 रॉन्ग हो गए हैं, 54 अटेम्प्ट हुए हैं। अब गाइडली का मॉक है, पता तो है आप लोगों को कैसा रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अब इतना आ जाता है तो चल जाएगा। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चालू है एसबीआई क्लर्क मेंस की और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की? अगर आपने किसी भी दोनों एग्जाम में 65 से प्लस अटेम्प्ट किया है तो प्लीज आप मेंस पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारा मेंस के लिए। क्योंकि यही टाइम रहता है जो बहुत मतलब थोड़ा क्रूशियल रहता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है ये टाइम पे। क्योंकि अब मैं एसबीआई मेंस का मैं मतलब मेरी प्रिपरेशन चालू है, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि इस बार की वैकेंसी है, मतलब नोटिफिकेशन कितनी जल्दी जल्दी आ गया। 1-2 महीने के गैप में तुरंत आ गया। तो मुझे कुछ जो सीखना था, मैंने बस अभी जो मार्च वाले पेपर में था बस उसी से ही सीख पाई हूँ जितना सीखना था। फिर भी मैं अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ट्राई करूंगी इस बार एक आध एग्जाम जो मेंस वगैरह वो निकल जाए। अपनी मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है ये चीज। और आज मैं आपको इस बताने वाली हूँ कि मैं रीजनिंग में क्या करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। क्योंकि मैथ्स का भी मैंने बताया था कल उस दिन एसबीआई क्लर्क मेंस जिसमें मैंने रीजनिंग का अटेम्प्ट किया था। लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि प्रॉपर मैं कैसे फॉलो करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी स्पीड नहीं बढ़ रही होगी रीजनिंग में भी। तो मैं आपको वो एकदम मैं जैसे फॉलो करती हूँ ना, मैं वही बताने वाली हूँ। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बताने वाली हूँ। और मे भी आप प्लीज समझ सके कि ये ऐसा चीज होता है ना, तो वो सिर्फ बोलने वाली बात बिल्कुल नहीं है ये चीज, क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया उस चीज को लेके। उससे पहले मैं अभी आपको मार्क्स दिखा देती हूँ अपने कि मुझे कितने मार्क्स मिले थे नीचे नीचे करके। तो मैंने रीजनिंग में 33 अटेम्प्ट किया था और मैं कर सकती थी, लेकिन मैं एक उसमें स्टक हो गई थी। यही चीज होता है मेंस में हमेशा, कि हम एक पजल में ना हम थोड़ा सा ना स्टक हो जाते हैं, मतलब बनने को बन जाता है। अब वही चीज अब हो जाता है तो क्या करेगा प्रेशर में इंसान। और क्वांट का ये गलत हो गया जबरदस्ती का। क्वांट में तो पता नहीं बाबा मैं क्या करके आ रही हूँ। तो फिर भी प्रैक्टिस करूंगी अभी और ज्यादा। मेरी कोशिश ये है कि देखो मैं ज्यादा मैं अटेम्प्ट नहीं करती। मतलब हाँ, रीजनिंग मेरा अच्छा है तो मैं इस बार के लिए सोच सकती हूँ कि मेरा पीओ का में रीजनिंग कम से कम 30+ है। लेकिन क्वांट में मैं इतना भी नहीं सोचूंगी कि मेरा एकदम 15 तक आ जाए या फिर 12-13 आ जाए। नहीं, मैं ये कोशिश करूंगी कम से कम मुझे उसमें 20, 22, 23 तक तो मिले कम से कम। हो सकता है ये मॉक टेस्ट हार्ड है तो ऑफकोर्स थोड़े से अटेम्प्ट कम होंगे। लेकिन एग्जाम लेवल पे, क्योंकि मैंने पिछले साल जब दिलाया था ना तो मेरे 5 मार्क्स नहीं, 5 9 मार्क्स से रह गया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कट ऑफ 49.25 आता है और मेरे 40 आया था। तो उस टाइम पे मेरा मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग का समय था। मेरा फर्स्ट पेपर ही यही था आरआरबीपीयू का। तो मुझे एक मतलब 6-7 महीने में बहुत ज्यादा मुझे बोल सकते हैं कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है रीजनिंग में। तो बेसिकली मेरा जो रीजनिंग का ये था शुरू से ही कि मैंने पहले पूरा बेसिक समझा। पूरा मैंने हर एक टॉपिक में, मैं भी मेंस के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं प्री के पहले बारे में बता रही हूँ। तो मेरा प्री का ये था कि पहले मैंने पूरा टॉपिक वाइज एक मैंने कॉपी में प्रॉपर लिखा, ये टॉपिक होता है प्रीलिम्स में, ये टॉपिक आते हैं। फिर मैंने उसके बारे में पूरा पढ़ना चालू किया कि जैसे मैंने और कहाँ पढ़ा था वो भी बताऊंगी मैं। तो जैसे अल्फा न्यूमरिक होता है, हाँ, और इनइक्वालिटी होता है, ब्लड रिलेशन, ये पूरे मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं, मैंने इसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन ही टाइम दिया था। क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो आप प्लीज टाइम दीजिए, क्योंकि सीखना इज इम्पोर्टेंट कि ना ही उस सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करना। ठीक है। तो मैंने पहले देखा था, तो मैक्सिमम मेरा ना ये चीज ना 2 से ढाई महीने में पूरे मिसलेनियस पूरे खत्म हो गए थे। मैं पजल से डरती थी, लिटरली मैं आर वैसे पीओ लेवल की पजल से डरती थी उसको अटेम्प्ट करने से। क्योंकि एक समय के बाद अब जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्लर्क का बहुत इजी लगता है। लेकिन पीओ का ना मैं देख के डरती थी कि मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहती थी उस चीज को लेके। तो फिर मैंने ना डेली मैं डेली डेली 5 पजल बनाना चालू करी। स्टार्टिंग में मैं बिना टाइम के बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही 10 से 15 दिन जैसे बीतते गए, वैसे मैं टाइमिंग के साथ बनाती थी। फिर कि मुझे स्टार्टिंग में 20 मिनट में मैं 5 पजल कितने समय में बना दे रही हूँ। और फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते मैंने टाइम चेंज करा कि कम करा और मिनिमम किया गया। तो मैं डेली 5 पजल कम से कम, मैं आपको बता रही हूँ, मैं
मैं 4 से 5 मंथ में कंटिन्यू बनाई हूँ पजल, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीकनेस वो चीज थी पहले, है ना। आप में से मैसेज करते हैं मुझे कि मुझे रीजनिंग का बताइए, मुझे पजल नहीं बनता है। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बट आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पैटर्न, पजल्स के पैटर्न कुछ होते रिपीटेड आते हैं। आपको वो मंडे ट्यूसडे मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, ए बी के साथ में कुछ वेजिटेबल्स मिलेंगे या कुछ अलग वेरिएबल या फ्रूट्स मिलेंगे या फिर कुछ चॉकलेट्स मिलेंगे, वही आपको मिलेंगे। लेकिन आपको उसको लॉजिक आना चाहिए, मतलब जो कॉपी में लिखने से पहले थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आप दिमाग में ही बैठा दो उस चीज को, हाँ, जो बोलते हैं नहीं, थॉट प्रोसेस। तो वो चीज आपको आना चाहिए। उसी के लिए ही पजल हो गया या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपको इसको डेली बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो सच में नहीं बनने वाला। आप सोचेंगे कि मैं एक दिन बनाती हूँ, 2 दिन गैप कर लेती हूँ, या फिर आप में से जो भी होगा सोच रहा होगा कि नहीं, एक काम करती हूँ, एक हफ्ता में कंटिन्यू पजल्स पजल्स लेके चलती हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डेली स्टार्टिंग में चलो 5 पजल ज्यादा हो गए तो आप 3 पजल बनाइए, है ना। ऐसा धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए। अब एकदम ही नहीं कि पजल्स लेके ही बैठे रहने, नहीं। जो जो टॉपिक होते जाएंगे प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस टाइम पे, उसको आपको दो दो तीन तीन टॉपिक लेके चलना है। जैसे आपका अल्फा न्यूमरिक हो गया, जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, उसके 3-4 क्वेश्चन, या फिर डेली के 5-5 क्वेश्चन लेके चलिए। 5 पजल लीजिए, 5 इसके क्वेश्चन लीजिए, अल्फा न्यूमरिक के 5 इनइक्वालिटी। अगर आप ऐसे करके बनाएंगे तो आपका डेली डेली रिविजन भी होते जाएगा, और आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हाँ, मैं ये टॉपिक भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ करके। तो आपको ये चीज करना ही पड़ेगा अप्लाई। मैं बता रही हूँ आपको, जब मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ना रीजनिंग अच्छा होता है, लेकिन ना मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जब पीओ में मैं डरती थी पजल्स बनाने के लिए, तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत लोग आप में से होंगे। लेकिन आपको ये वाला जो ये चीज करना ही पड़ेगा आपको। इसे बोलने की बात है कि आप क्लास देखिए, आप क्लास कितना भी देखेंगे, लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, एक पजल को टाइम लग रहा है, दो मतलब 4-5 मिनट लग रहे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं है। आप बना के देखिए, आप डेली बनाएंगे ना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सोचने की जो क्षमता बोलते हैं, आपके जो पजल बनाने के जो तरीके होते हैं, वो स्टेप ना धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आपको ना सब समझ में आते जाएगा, आपको रीडिंग की एबिलिटी होती जाएगी, मतलब रीड कैसे करना है, पजल्स के भी तरीके होते हैं ना रीड करने के, तो वो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। अब आपको ये डेली करना पड़ेगा, है ना। तो ये अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अभी टाइम है आरआरबी पीओ के लिए थोड़ा सा, और आरआरबी क्लर्क के तो बहुत टाइम है। अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़े पीओ लेवल के बनाएंगे तो क्लर्क लेवल के लिए आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। ये बिल्कुल सच बात है, बहुत इजी लगता है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि मैं 15-16 मिनट में मैं बना रही हूँ, और फिर मेरे पास ना समय बच रहा है, मतलब 10 मिनट बच गए हैं रीजनिंग में, ऐसा रहता है ना। तो अगर उस टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरू शुरू में। अब ये रही हमारी प्रीलिम्स की बात। अब मेरा जो मेंस का जो कैसा है क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। और एक चीज और, मैं किस सर को फॉलो करती हूँ, मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 2 सर को फॉलो किया रीजनिंग के लिए। एक है अंकुश रामबा सर, और एक है पुनीत सर। मैं इनके अलावा और किन्हीं की वीडियो नहीं देखती हूँ। हाँ, एक अगर जरूरत पड़ जाएगी, कभी क्वेश्चंस की जरूरत पड़ जाती है ना, कंटेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो उस जगह पे मैं किसी और सर के वो भी क्वेश्चन देखती हूँ मैं। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट मैंने जो भी लगाती हूँ, मैं खुद लगाती हूँ अपना। तो वही है, 2 सर ये दोनों को मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ। और मेंस के लिए मैं अभी प्रिफर कर रही हूँ मॉक टेस्ट का, जो अड्डा का मॉक टेस्ट है उसके लिए, ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है वो, और या फिर टेक्स्ट बुक का मॉक, मैं ये 3 चीज ही यूज कर रही हूँ अभी। और मैं मॉक टेस्ट से जो भी करती हूँ पूरा मॉक टेस्ट से कर रही हूँ। और जो पोनी सर की जो एसबीआई क्लर्क की जो मेंस की जो मैराथन होती है ना, कि जो डे 1 डे 2 डे 3 ये वाले जो सर जो लेते हैं, इतनी भी लंबी नहीं होती, 1 से 1.5 घंटे की हो जाती है। तो इसमें सीखने के लिए आपको ना बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि अब मिसले क्योंकि देखो, एसबीआई क्लर्क में मेंस में आपको एक्चुअली में क्या है कि वो मिसलेनियस ज्यादा उठाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पजल अब ज्यादा से ज्यादा एक ही उठा पाएंगे, या फिर दो तो मैं ज्यादा ही भी बोल दूंगी। लेकिन उसके अलावा आपको पूरा मिसलेनियस बनाना पड़ेगा। अब मिसलेनियस के लिए आप एक एक टॉपिक तो नहीं उठा पाएंगे, आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बड़े बड़े मैराथन बेस्ट होते हैं उसके लिए, क्योंकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन उसमें सीखने मिलते हैं, समझने मिलते हैं, और आपको समझ आता है कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, और सर लोग भी बताते हैं। तो यही है मेरा पूरा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पूरा। और मेन रीजनिंग में क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना है ना। जैसे इसमें गलत हो गया, जैसे मेरे 2 गलत हो गए, रीजनिंग में गलत नहीं करना है, क्योंकि अब आपको एक्चुअली में मतलब 60 मार्क्स मिल रहे हैं ना एसबीआई क्लर्क में। तो बस यही है मेरा जो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे। और आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। मैं ऐसी कोई फेंकने वाली चीज नहीं कि मैं बस एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं जो फॉलो कर रही हूँ ना मैं वही बता रही हूँ। अभी जैसे देखो पीओ लेवल का तो पॉइंट थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो हाँ यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी मैटर करेगी, क्योंकि मैंने एक डीआई छोड़ दिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया वो डीआई, लेकिन अभी बनाऊंगी मैं नॉर्मल में, मैं इसको एनालिसिस करूंगी तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मैं एनालिसिस भी करना जरूरी है कि गलती कहाँ है, कुछ रीडिंग में फंस जाते हैं हम, रीड ढंग से नहीं कर पाते, वो मेरे साथ भी हो चुके, आपके साथ भी होता है ना? तो वही चीज सिली सिली मिस्टेक्स को थोड़ी सुधारना है। और आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज मतलब कमेंट करिए मुझे, मैं डेफिनेटली मैं अपना जो जितना भी मैं जो फॉलो करती हूँ ना मैं आपको पक्का डेफिनेटली शेयर करूंगी, सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको लोगों को पता है जैसे मेरी इंग्लिश खराब है ना? तो मैं अपने लिए फिर भी कुछ कुछ फॉलो करती हूँ क्या है कैसा है करके। तो बस इतना है, चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपने वीडियो देखा। और किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। थैंक यू।